बिहार स्पेशल के लिए बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बीपीएससी के हिसाब से मैंने ऊपर में लिखा है कि 1-2 मार्क्स प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं और जो तथ्य हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम एक छोटे से पेज में इस वीडियो में ढेर सारी सामग्री जो है कंटेंट है उसको हम समेटने का प्रयास करते हैं। वैदिक युग में बिहार का नाम प्राच्य या पूर्वी प्रदेश था। तो वैदिक युग में बात करें हम तो खास करके जब वैदिक आप पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में बिहार के बारे में चर्चा होती है। तो उस जमाने में इसका नाम प्राच्य या पूर्व प्रदेश था। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। क्या था नाम इसका? मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। बात करें हम यदि 12वीं शताब्दी के अंत में तो तुर्कों ने उदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। यानी उदंतपुरी को पर उन्होंने आक्रमण किया और तुर्कों का केंद्र बनाया। चूँकि इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की अधिकता थी, बहुत अधिकता थी, तो इसी बौद्ध विहार की अधिकता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1912 जब बिहार उड़ीसा सहित बंगाल से अलग हो जाता है और उसके बाद 1936 में एक विभाजन होता है जिससे उड़ीसा बिहार से अलग होता है और उसकी भी स्थापना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हो जाती है। बात यही नहीं रुकती है, फिर एक बार और बिहार से एक प्रदेश अलग होता है। बात है 15 नवंबर 2000 की और उसका नाम होता है झारखंड। बिहार की स्थापना दिवस के बारे में बात करें तो 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अभी हाल ही में बीता है बिहार का स्थापना दिवस। राज्य की राजधानी पटना है। ये राज्य की राजधानी पटना है, ये लगातार 1541 से है। यदि 1541 के समय को देखें तो यह एक महान शासक बिहार के सासाराम के रहने वाले शेरशाह सूरी का शासनकाल है। तो पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अब हम बात करें पाटलिपुत्र के संस्थापक का तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन या उदयन हर्यक वंश के शासक थे। उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसी पाटलिपुत्र की प्रतिष्ठा उठकर जब कन्नौज चली गई तो कहा जाता है कि पाटलिपुत्र के गांव के रूप में तब्दील हो गई थी और उसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया शेरशाह ने और इसको नाम दिया पटना। अब हम यदि बात करें बिहार की भौगोलिक स्थिति की तो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति बनती है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। याद कैसे करें? देखिए 24 को याद रखें और 3 का डिफरेंस है और यदि उधर हम जाएं देशांतर में तो उधर में डिफरेंस हमारा तकरीबन 5 का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अक्षांश की बात करें तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो अक्षांश, और यदि हम 0 डिग्री से 180 डिग्री की ओर जाते हैं तो पूर्वी और उसके आगे जाते हैं तो पश्चिमी देशांतर। इसका मतलब हुआ कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम हम बात करें तो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई बनती है वो बिहार की उत्तर से दक्षिण की तुलना में ज़्यादा है। तो इस कंटेंट को याद करेंगे तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश की स्थिति बनती है। और यदि हम बात करें देशांतर की तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में इसकी स्थिति बनती है। यह है बिहार की भौगोलिक स्थिति। राज्य की आकृति लगभग आयताकार है। यदि हम भौगोलिक सीमाओं की चर्चा करें तो इसकी भौगोलिक जो सीमाएं बनाती है उसमें एक देश और खुद भारत के 3 राज्यों का योगदान होता है। उत्तर की बात करें तो उत्तर में नेपाल है, पूरब की बात करें तो पश्चिम बंगाल है और यदि हम पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश है और दक्षिण की बात करें तो बिहार से अलग होने वाला नया राज्य झारखंड है। यदि हम लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। मैंने ऊपर ही बोला कि चूंकि इसका देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार से ज़्यादा है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो तकरीबन 173 फीट है और यदि हम इसको मीटर में देखें तो लगभग कितना है? 53 मीटर है। प्राकृतिक विभाजन, प्रकृति के आधार पर, यानी विभाजन का वो आधार जिसे हमने नहीं तैयार किया, प्रकृति ने तैयार किया। तो प्रकृति के विभाजन के आधार पे देखें तो गंगा नदी की स्थिति जो है वो बीचों बीच में बनती है।
यानी इसका मतलब ये हो गया कि गंगा नदी के उत्तर वाला भाग और दक्षिण वाला भाग दोनों का एलिवेशन ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए आप नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो उत्तर से आने वाली नदियाँ और दक्षिण से आने वाली नदियाँ बीच के सकरी गहरी भाग में आती है और गंगा के प्रवाह का निर्माण करती है। तो हम यदि उत्तर से देखते चलते हैं दक्षिण तो शिवालिक श्रेणी की तराई क्षेत्र है। शिवालिक श्रेणी की तराई क्षेत्र हिमालय को अगर हम विभाजन करते हैं तो ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। और शिवालिक के बाद आगे हम चले तो उत्तरी गंगा का मैदान, और उत्तरी गंगा से फिर हम आगे चले दक्षिण की ओर तो दक्षिण गंगा का मैदान। ये इसके इसके प्राकृतिक विभाजन है। जलवायु की बात करें तो पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा होती है, क्योंकि मानसून जब बंगाल की खाड़ी वाली प्रवेश करती है तो किशनगंज से होते हुए चंपारण तक पहुंचती है। तो इस तरह तराई वाले भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। लेकिन ज्यों-ज्यों हम पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं मानसून कमज़ोर होने लगता है, और यही बात हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो दक्षिण में भी मानसून का उतना प्रभाव नहीं रहता है। तो दक्षिण में वर्षा की मात्रा कम होती है। तो उसी पॉइंट्स को हम आगे देखते हैं। दक्षिण तथा पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। उत्तरी बिहार की जलवायु जो है वो समशीतोष्ण है। समशीतोष्ण कहने का मतलब क्या हुआ? जहाँ केवल गर्मी पड़ती है उष्ण होता है, और जहाँ पे ठंड पड़ती है शीत होता है, और दोनों मिक्सअप होते हैं तो क्या होता है? समशीतोष्ण हो जाता है। दक्षिणी भाग में अधिक गर्मी पड़ती है। सर्वाधिक तापमान गया में रिकॉर्ड किया जाता है 40 से 50 डिग्री। और यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसकी स्थिति भी कहाँ बनती है? गया गया में ही बनती है। राज्य में यदि औसत वर्षा को देखें हम, तो औसत वर्षा राज्य में 987.2 मिलीमीटर वर्षा होती है। यानी यहाँ पे वर्षा की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं है। बिहार इस थोड़ी सी विरोधाभास दिखती है। हम संपूर्ण बिहार के औसत वर्षा की बात करें, हालांकि यदि हम बात करें उत्तरी बिहार में तो यहाँ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, बाढ़ की विभीषिका भी देखी जाती है। बिहार में यदि हम वन क्षेत्र की बात करें तो 7305.99 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और ये जो इतना किलोमीटर में फैला है, इसकी प्रतिशत को देखें तो 7.76% इसका भाग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी वर्ग किलोमीटर की जगह पर प्रतिशत ही पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक वन की बात करें तो बिहार का कैमूर जिला है। यहाँ पे वन की सर्वाधिक मात्रा है, और इसकी प्रतिशत कितनी है? 31.70% है। यदि हम न्यूनतम वन वाला ज़िले की बात करें तो जहानाबाद। अगर हम करें कि बिहार का कौन सा ऐसा ज़िला है जो वन विहीन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0% है तो वन विहीन ही होगा वहाँ पे। इसका मतलब जंगल है ही नहीं। शेखपुरा की बात करें तो वो भी लगभग ना के बराबर है, केवल 1% है। अब हम आते हैं अभयारण्य के बारे में। अभयारण्य, यदि हम अभयारण्य के बारे में बात करें जहाँ वन्य जीव रहते हैं, संरक्षित क्षेत्र होता है, तो सबसे प्रमुख अभयारण्य जो है वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। दूसरा है गौतम बुद्ध अभयारण्य जो गया जिला में पड़ता है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो बेगूसराय में पड़ता है। गोगाबिल अभयारण्य ये कटिहार में पड़ता है। कुशेश्वर अभयारण्य दरभंगा में पड़ता है। भीमबाद अभयारण्य ये मुंगेर में पड़ता है। तो एक छोटे से वीडियो में, छोटे से पेज में आपको ढेर सारा कंटेंट यहाँ मिलता है, जो बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ये छोटे से वीडियो से आपको फ़ायदा क्या होता है कि कहीं बैठे बैठे थोड़े समय में बहुत जल्दी बहुत सारे कंटेंट को आप रिवाइज करते हैं, जो आपके लिए अति बेनिफिशियल होता है। धन्यवाद।